हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। बच्चों, आज हम लोग फिर से हाजिर हुए हैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करने के लिए कॉन्सेप्ट वीडियो आर्टिकल का। तो कॉन्सेप्ट वीडियो से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा, जैसे कि जो लोग रेगुलरली इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि बेसिकली हम लोग इस टॉपिक से क्या कवर कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे समझेंगे कॉन्सेप्ट वीडियो में हम लोग बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, और जो ये सीरीज़ है वो उसका नाम है बेसिक्स टू एडवांस। बेसिक्स टू एडवांस का मतलब होता है बच्चों कि जब हम शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल बेसिक चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं, ऐसी चीज़ों को कवर करते हैं जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो। कॉन्सेप्ट में हम लोग काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को कवर करते हैं, एज यू नो कि एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम उसमें कुछ प्रैक्टिस चीज़ें भी बीच में डालते हैं। पर इंपॉर्टेंट पता क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मान लीजिए हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट का वो सारा पार्ट होना चाहिए जिससे कि हम ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जब बच्चे ये कहते हैं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया या इसमें हमें डाउट नहीं आया, तो पता लगता है कि हमारी प्रैक्टिस कैसी है। तो कॉन्सेप्ट वीडियो का टारगेट ये रहता है अधिकतर कि हम उसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड कर ले जाएं। ठीक है, क्लियर है। तो आपको पता है एक बात, जैसे कि हमेशा ऐड करता हूँ, आज फिर से ऐड करने वाला हूँ कि इसके पहले आप ये कॉन्सेप्ट वीडियो शुरू करो। हम ऑलरेडी बहुत सारे बेसिक्स टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन। जिन बच्चों का ये मिस हुआ है एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो उसको ज़रूर पहले जाकर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो में देखकर कंप्लीट कर लें। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, वर्ब, आपको सारा कुछ वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जब ये सारे टॉपिक आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे तब आपको पता लगेगा क्या क्या पढ़ना है। हम लोग सारा टॉपिक, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एवरीथिंग वी विल कवर। आर्टिकल हम कवर करने जा रहे हैं तो उसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बच्चों आज डेफिनेशन की। जब कभी भी आपके सामने ऐसा कोई टॉपिक आए तो उसकी डेफिनेशन हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उससे हमें पता लगता है कि ये टॉपिक का मतलब क्या है। जब हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा एन आर्टिकल इज meant to be used for a common noun to show the presence of it or to show the condition of being definite or indefinite। तो अब यहाँ से हमने जैसे परिभाषा शुरू करी, जब हमने यहाँ पे परिभाषा शुरू करी तो अब बात चल रही है किस चीज़ की, आर्टिकल की। आर्टिकल की परिभाषा क्या होती है इसको हमें बेसिक भाषा में समझना है, बेसिक लैंग्वेज में समझना है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल का यूज़ कैसे होता है। देखो, मैं एकदम से आपको यहाँ पर एग्जांपल नहीं देने लग जाऊंगा क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि पहले हमें अगर पता ही नहीं होगा आर्टिकल क्या होता है तो हम परिभाषा भी नहीं समझ पाएंगे। आर्टिकल होता है ए एन द। सवाल आता है मन में, ये ए एन द क्या होता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ए एन द क्या होता है। ए और एन इज यूज्ड टू शो indefinite singular countables। an is used to show indefinite singular countables and the is used to show definite singular countable। अब आता है कि ठीक है, आपने बता दिया ए एन होता है इंडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है। आपने बताया डेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल के लिए द यूज होता है, ठीक है।
अब प्रश्न आता है कि जो ऊपर डेफिनेशन लिखी उसका क्या मतलब है और इसका क्या रिलेशन है आपस में, उसके बाद हम आगे एग्जाम्पल्स की बात करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ, एन आर्टिकल इज मेंट टू बी यूज्ड फॉर अ कॉमन नाउन। आप सेंटेंस में, जब किसी भी सेंटेंस में आप आर्टिकल यूज़ करते हैं बच्चों, तो याद रखना आप किसी कॉमन नाउन को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज़, उसका प्रेजेंस बताते हैं कि कॉमन नाउन सेंटेंस में प्रेजेंस है ना। फिर बताते हैं इट और शो द कंडीशन ऑफ बीइंग डेफिनेट और इनडेफिनेट। आप ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस में वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, ये भी इससे हमें पता लग जाता है। तो इन सारी बातों को देखते हुए ही हमें पता चलता है कि ये आर्टिकल क्यों यूज हुआ है और क्या इसका सेंस बन रहा है। यहाँ तक समझ आए? ये बेसिक डेफिनेशन का पार्ट है। डेफिनेशन पता चलने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अंदर क्लैरिटी आती है कि किस तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग होनी है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? अब शुरू करते हैं यहाँ से। ये तो शायद डेफिनेट आर्टिकल आ गया। पहले मैं आपको पहले कुछ और बताता हूँ। देखो बच्चों, पहले हम लोग यहाँ पर ए एन के बारे में समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डेफिनेट आर्टिकल बाद में पढ़ेंगे, पहले ए एन के बारे में समझेंगे। ए एन का यूज जब आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो कहा जाता है कि वॉवेल्स के पहले यूज किया जाता है। वॉवेल्स के पहले ए एन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि वॉवेल्स के पहले कैसे यूज करना है और क्यों यूज करना है। सवाल तो यही बनना चाहिए कि अगर वॉवेल्स के पहले यूज होता है तो क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, सारे सवाल है मन में। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये क्या है? ये है वॉवेल्स। वॉवेल्स के पहले जनरली कहा जाता है कि आर्टिकल का यूज करना है। जब मैंने क्लास में अपने बच्चों से पूछा, आप लोग नोट करते चलना और अपने डाउट्स भी बीच बीच में कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जैसे मैंने क्लास में बच्चों से पूछा कि स्कूल लिखा है अगर, तो स्कूल के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। मैंने पूछा टाइगर लिखा है, टाइगर के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। उसके बाद टाइगर के बाद अगर मैं लिखता हूँ ऑफिसर, ऑफिसर के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। अगर मैंने लिख दिया रिवर, तो रिवर के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। अगर मैंने लिख दिया काऊ, तो काऊ के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। अगर मैंने लिख दिया बच्चों माउंटेन, तो माउंटेन के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। फिर अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर पोटैटो, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर अम्ब्रेला। जैसे मैं लिखता हूँ अम्ब्रेला, बच्चे तुरंत आंसर देते सर ये तो एन है, एन है, एन है, एन है। मतलब आर्टिकल्स में जब बच्चे ये देखते हैं तो तुरंत वो कह देते हैं कि इसके पहले एन आएगा। अम्ब्रेला देखे, कोई चीज़ के पहले एन आया लगाए ना लगाए, अम्ब्रेला के पहले एन जरूर लगा देते हैं। ये बच्चों का फिक्स आंसर है। अब यहाँ पर स्कूल जो वर्ड है, स्कूल के पहले आर्टिकल क्या आना चाहिए। देखो जनरली मैंने देखा है बच्चे आंसर देते हैं सर इसका अ स्कूल या एंड स्कूल, कुछ वैसे द स्कूल भी देते हैं। एंड स्कूल का तो मतलब नहीं है, आपको इसको पढ़ने का तरीका बच्चों पहले तो ये बदलना पड़ेगा। ए ई आई ओ यू जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगा रहे थे अब तक, दिस इज रॉन्ग एंड दिस शुड नॉट बी फॉलोड। अभी हमें चेंज करना पड़ेगा पैटर्न, ठीक है। क्यों और कैसे? हमें इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट वर्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वर्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन चेक किया जाएगा कि आर्टिकल कौन सा और कैसे लगेगा। आप जो पढ़ के आए हैं अब तक उसका यहाँ पर लेना देना नहीं चलेगा, उससे सेंटेंस आपका गलत बन रहा था। फर्स्ट वर्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या होता है सर? जैसे एफ एच एम एन आर एस, उसके बाद एल, उसके बाद एक्स। आपको समझ आ रहा है कौन से वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ? यहाँ पे जैसे एफ एच, जैसे ए बी सी डी ई, इनमें तो है नहीं, एफ जी के है नहीं, एच एम एन ओ है नहीं, पी है नहीं, आर है, एस टी यू वी है नहीं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे है नहीं, के है नहीं, एल 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 है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आप देखो ये सारे वर्ड्स अगर आप बोलोगे
तो इनका जो उच्चारण है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो उच्चारण निकल रहा है इनका, जो उच्चारण निकल रहा है बच्चों, वो क्या निकल रहा है? इनका उच्चारण निकल रहा है स्वर साउंड का। अब जो बच्चे हिंदी मीडियम से नहीं हैं उनको डाउट आने शुरू होंगे, पर मैं आपको डाउट नहीं आने दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं सर स्वर की, तो स्वर से क्या मतलब है? पहला प्रश्न कि स्वर से क्या मतलब है? तो बोलने में जब किसी शब्द को जैसा साउंड आता है उसके अकॉर्डिंग, जो बोलने में किसी शब्द को पहला साउंड आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई वॉवल यूज़ करते, मतलब यूज़ करते हैं आर्टिकल, ये चीज़ होता है। बच्चे क्लास में पढ़ते हैं कि ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंग आप उसके पहले आर्टिकल लगा दो। क्लास में मतलब बुक्स में ऐसे पढ़ते हैं कि ए ई आई ओ यू लगाओ, उसके पहले आर्टिकल लगा दो। पर मैं कहता हूँ आर्टिकल लगाने से पहले आप ये ए ई आई ओ यू देखने के बजाय उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट वर्ड, हाउ डू यू प्रोनाउंस, आप कैसे उस शब्द का उच्चारण करते हैं, ये महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि लिखा क्या है। अगर स्वर का साउंड आता है, स्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं? आ से लेकर आह तक। वो कहेंगे तो मुंह का ऐड चल रहा है। मुंह का ऐड नहीं है, ये एग्जैक्टली यही मतलब है इसका। मैं इसको देखो रेड कलर से लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। पहले बच्चों आ से लेकर आह तक ये स्वर है। उसके बाद आता है बच्चों व्यंजन। व्यंजन होता है का से लेकर ज्ञा तक। गा ज्ञानी होता है, तो का से लेकर ज्ञा तक ये आपका व्यंजन होता है। आ से लेकर आह तक ये आपका स्वर माना जाता है। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है। देखो जिस सब जिसको बोलने से पहले, देखो ये लिखा क्या मैं बोल रहा हूँ, इस बात पे आप थोड़ा ध्यान कम दो, क्या बोल रहे हो इस पे ध्यान दो। जिस शब्द को बोलने में आ आहा तक अब कुछ आ रहा है तो उसके पहले आपको एन लगाना है। आ आहा मत लगा देना कि आ आहा, ये है कि आ से आहा तक कोई साउंड आ रहा है तो एन लगा देना। अगर व्यंजन का साउंड आ रहा है तो उसके पहले आप अ आर्टिकल लगा देना। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपने जो सेंटेंस में लिखा है इसके हिसाब से बताओ कुछ कैसे करना है। इसमें अगर आप बात करेंगे तो स्कूल शब्द को साउंड देखोगे तो सा का आ रहा है। अब मैंने एक बार क्लास में पढ़ाते हुए पूछा था तो बच्चे ने बोला कि सर जब आप स्कूल लिखते हो ऐसे करके तो साउंड तो सा सकूल का आ रहा है, और एक बच्चे ने बोला नहीं सर सकूल का नहीं, ई स्कूल का आ रहा है। तो मैं काफ़ी देर तक शांत रहा। शांत रहने की वजह भी थी कि पता नहीं चला ये ई का साउंड आया कहाँ से, ई स्कूल कहाँ, ये क्या होता है ई स्कूल। देखो तो इसका सही जवाब होगा अ स्कूल। स्कूल सा का साउंड आ रहा है पर वो स्कूल, स्कूल अ स्कूल, मतलब आपका व्यंजन वाला पार्ट है ना। अच्छा जो बच्चे इंग्लिश हिंदी नहीं समझ पा रहे उनको मैं फिर से थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, इसका साउंड जो है आप जो बोल रहे हो तो वो इंग्लिश वॉवल के अकॉर्डिंग भी है। मतलब हम एक तो इंग्लिश लिखते हैं वॉवल, एक होता है साउंड वॉवल। व्हेन यू साउंड वॉवल, है ना, व्हेन यू साउंड वॉवल विच मीन्स यू सिंपली यूज एन आर्टिकल ए। ओके, टाइगर के पहले क्या आएगा? अब बच्चे लिखते हैं कई बार टाइगर के पहले दिशा आएगी। दिशा भूल गया टाइगर, अब दिशा भूला या नहीं भूला वो कौन याद कर रहा है। पर इंपॉर्टेंट ये कि टाइगर के पहले अ टाइगर आएगा, विच इज लाइक कि व्यंजन का पार्ट है अ टाइगर। ट स्वर का तो पार्ट है नहीं, तो अ टाइगर बोलते हैं। ऑफिसर के पहले क्या आएगा? ऑफिसर। ऑफिसर बोलोगे बच्चों ऑफिसर, कैसे लिखोगे? ऑफिसर, यही लिखोगे तरीका ऑफिसर। तो जब आप ऑफिसर लिखोगे तो उसके पहले लगा दोगे एन ऑफिसर। बात समझ आई कैसे? ओ किसका साउंड आया? स्वर का। अगर स्वर का साउंड आया है बच्चों तो आपको ओ के पहले एन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपका साउंड क्या रहा? ओ। अब आया रिवर। रिवर के पहले क्या लगाते हैं? अ रिवर। रिवर के पहले क्या लगाते हैं? आ सर रिवर के पहले तो द लगाते हैं, बच्चे बोल रहे हैं। रिवर के पहले तो द लगाते हैं, रिवर के पहले आ तो नहीं सुना भाई। रिवर का नाम नहीं लिखा है, नो नेम इज गिवन, नो नेम इज गिवन, नाम नहीं दिया है रिवर के पहले, इसलिए आर्टिकल ए सही है। अगर नाम गिवन होता है बच्चों तब हम वहां पर द रिवर लगाते हैं, द गंगा। ओके, आकाऊ, द काऊ, अकाऊ। अकाऊ दकाऊ में कई बार बच्चे
मकाऊ कहे जाते हैं मकाऊ तो प्लेस है, बस यही तो चक्कर है, मकाऊ कहे जाते हैं और उनका आंसर पीछे रह जाता है। अकाऊ ठीक जवाब। काऊ निश्चित नहीं है, कौन सी गाय की बात चल रही है हमें नहीं पता, किस गाय को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पता नहीं, तो आप आर्टिकल इनडेफिनेट रखो। डेफिनेट के केस में आप काऊ के पहले कुछ लगा सकते हो, द या वो तो डिपेंड करेगा आपने सेंटेंस कैसे फ्रेम किया, पर मैं आपको इनडेफिनेट बता रहा हूँ। माउंटेन भी यहाँ पर हमें नहीं पता है कौन से माउंटेन की बात चल रही है, तो आपको बोलना है अ माउंटेन। क्लियर। पोटैटो के पहले आ पोटैटो, ओके। अम्ब्रेला के पहले अम्ब रेला, ओके। एन अम्ब्रेला, क्या बोलेंगे, एन अम्ब्रेला। रीजन समझ आ रहा है। अगर किसी को डाउट लग रहा है बच्चों, तो मुझसे कंफर्म करने के लिए पूछ सकता है कि क्या साइंस इसकी निकल रही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले यहाँ पे एक बार रिवीजन हो जाए कि क्या क्या हमने यहाँ तक सीखा है ना, हमने क्या क्या यहाँ पर तक लर्न कर लिया। पूरे सेंटेंस में अगर आप नोटिस करोगे तो बात चल रही है कि वॉवेल्स का यूज़ कैसे होता है। बहुत बेसिकली मैंने ये नहीं बताया वॉवेल्स का यूज़ कैसे होता है बच्चों, मैंने बताया कि अगर वॉवेल लिखते हैं तो उसके पहले हम क्या साइंस लगाते हैं, मतलब वॉवेल के पहले हम क्या साइन। तो बार बार एक ही बात समझ आई हमें कि सर यहाँ पर आप उच्चारण पर जोर दे रहे हैं। उच्चारण, उच्चारण के अनुसार ही हम किसी भी अगर किसी चीज़ का उच्चारण स्वर है, अगर उच्चारण स्वर है तो उस उच्चारण के पहले एन आर्टिकल लगेगा। अगर किसी का उच्चारण ही व्यंजन है, अगर किसी का उच्चारण ही व्यंजन है तो उसके पहले हमेशा ए आर्टिकल लगेगा। आ एन में डिफरेंस याद रखो, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा और आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। अगर यहाँ तक डाउट हो तो पहले हाँ या ना में जवाब आप दे सकते हैं। कोई भी डाउट है नहीं है, प्रोसीड करें। ओके चलो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। चलो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन सवाल पूछ लेता हूँ। जैसे बच्चों आपको लिखना है कि सोच समझ के जवाब देना। बॉक्स के पहले क्या लगेगा, बॉक्स। तो आप बोलोगे सर आसान है, चलो मैं थोड़े से लिख देता हूँ, बॉक्स है। बुलेट के पहले क्या लगेगा, है ना, बुलेट, बॉक्स। या फिर एक सेंटेंस है कि पेन, एक है होप, एक है रिवेंज, एक है जैसे बॉक्स हो गया, बुलेट हो गया, होप, पेन हो गया, होप हो गया, रिवेंज हो गया। उसके बाद मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बच्चों बताओ, चलो आप ऑनेस्ट के पहले क्या लगाओगे, है ना। यूनियन टेरिटरी के पहले क्या लगाओगे, ठीक है। या फिर यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा बच्चों। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिनके पहले क्या आर्टिकल लगेगा, ये भी आपको मुझे बताना होगा। इसी कंडीशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पेन है, होप है, रिवेंज है, ऑनेस्ट है, यूनियन टेरिटरी है, यूनिवर्सिटी है। देखो, बॉक्स से पहले अ बॉक्स लगेगा, अ बुलेट, अ पेन, अ होप, अ रिवेंज,
एन ऑनेस्ट नहीं होता, एन ऑनेस्ट मैन होता है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी के पहले क्या होगा? अच्छा, एक बात समझ नहीं आई सर, आपने ऑनेस्ट मैन लिख दिया, क्यों? सारे वर्ड अकेले अकेले लिखे थे, फिर आपने लिख दिया। अरे भाई, नाउन के पहले आर्टिकल लगना है ना। ओ, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगता है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगता है, बट नॉट अकॉर्डिंग टू इट। आर्टिकल लगता तो है, पर अकॉर्डिंग टू इट नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, वैसे ही इन जनरल आर्टिकल लगाया जाता है। ये चीज़ भी हमें याद रखनी चाहिए, कंडीशन यही होती है ना। अब बताओ, डाउट यहाँ तक का, कोई भी तरह का डाउट नहीं है? क्लियर हो गया कि आपने आर्टिकल यूज़ करना है नॉट अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव बट बिफोर एन एडजेक्टिव। सो आपने मैन लिखा है, एम नहीं देखना है, ऑनेस्ट देखना है किस तरह से लिखा है। तो जो एडजेक्टिव लिखा होगा बच्चों, उसका जो सेंस होगा, मतलब सेंस से मेरा मतलब है कि हम उसको किस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप उस वर्ड को बच्चों वॉवेल के जैसे यूज़ कर रहे हैं, या उस वर्ड को आप यूज़ कर रहे हैं एक कॉन्सोनेंट के जैसे। तो जो भी वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको आर्टिकल लगाना है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो। अब देखो, इसमें एक बात का आपको ख्याल रखना है कि जैसे एन अम्ब्रेला है ना, आ यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया। देखो, इस वाले में पहले ना, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जो एडजेक्टिव फिक्स वाले हैं ना, डेफिनेट वाले हम लोग बाद में कवर करेंगे, पहले हम लोग इनडेफिनेट वाले ही कवर करने वाले हैं बच्चों। तो इनडेफिनेट वाली एग्जाम्पल हम लोग पहले देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है एन और ए आर यूज बिफोर द इंडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल, जैसे कि मैंने आपको बोला, ए एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स। आई हैव अ कार, शी सैंग अ सॉन्ग, दिस इज एन ऑरेंज, राम इज अ स्टूडेंट, है ना। तो अगर आप इसमें नोटिस कर पा रहे हैं बच्चों, इसमें हर सेंटेंस में आपने एक कॉमन नाउन यूज किया है, कॉमन नाउन यूज किया है। तो अब रूल क्या कहता है? रूल की अगर बात करें तो कॉमन नाउन के पहले आपने एक आर्टिकल यूज करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल। आप बोल रहे हो सर इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, क्या डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन नाउन के पहले आपने, जैसे मान लो आई हैव द कार बोल रहे हो आप, तो आपका सेंटेंस पता नहीं लगेगा आप क्यों ऐसे कह रहे हो आई हैव द कार। सर क्यों नहीं पता लग रहा, मेरे पास यही कार है। कौन सी कार है? कुछ भी मेंशन नहीं है, साथ में कोई कनेक्टिंग स्टेटमेंट नहीं है आपका। अच्छा, आप कहना चाह रहे हो कुछ और साथ में कनेक्टेड होगा, तो फिर आपका ये सेंटेंस मान लिया जाएगा आई हैव द कार, वरना आई हैव अ कार बोले। यही बात है एग्जैक्टली, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको याद रहेगी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन अ वेरी बेसिक सेंस, है ना, आई एम टेलिंग इन अ वेरी बेसिक सेंस कि ऐसे हो सकता है। एन इज यूज्ड ओनली बिफोर वॉवल साउंड, रिमेंबर ए ई आई ओ यू डू नॉट नेसेसरली प्रोड्यूस वॉवल साउंड। तो अभी जैसे मैंने बोला कि ए ई आई ओ यू ज़रूरी नहीं है कि ये नॉट नेसेसरली लिखा है, नॉट नेसेसरली प्रोड्यूस वॉवल साउंड। वी मस्ट सी द हिंदी अल्फ़ाबेट इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, बिकॉज द वॉवल्स ऑफ हिंदी अल्फ़ाबेट कैन बी हेल्पफुल एज वी नीड टू लर्न
फोनेटिक्स, फोनेटिक्स। अगर आप हिंदी अल्फ़ाबेट्स पहचान लेते हैं तब तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि स्वर व्यंजन क्या होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगर आप स्वर व्यंजन पहचानने में असमर्थ हैं, नहीं पहचान पाते हैं स्वर व्यंजन, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको फोनेटिक्स पढ़ने पड़ेंगे। स्वर व्यंजन, ठीक है। स्वर होते हैं आ से लेके आहा तक, ठीक है, और का से लेके ज्ञानी तक आपका व्यंजन का पार्ट होता है। डन? कोई डाउट यहां तक? नो डाउट। आगे बात कर लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? फिर लिखा है इफ द वर्ड स्टार्ट्स नॉट विद द वोवेल साउंड बट विद द कॉन्सोनेंट साउंड द आर्टिकल ए इज यूज्ड। If the word not starts with vowel sound but the consonant sound, article a is used. अगर आपका जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है, जैसे मान लो आपने लिखा अ फादर, तो आप अ फादर बोलोगे या एन फादर बोलोगे? तो सारा जवाब बोलेंगे बच्चे कि सर अ फादर बोलेंगे, क्योंकि जो साउंड है फादर का वो फा है, फा, फा, फादर। आपने सुना भी होगा कई जगह लिखा रहता है गॉड, गॉड फादर, ऐसे। तो गॉड फादर का मतलब जो कि उसको पाल रहा है, पोस रहा है, आगे लेकर आ रहा है, वो वाला सेंस होता है गॉड फादर। बट इन जनरल हम फादर यूज कर सकते हैं, तो अ फादर वही बात मतलब निकालेगा। कोई डाउट तो नहीं बच्चों यहाँ तक? क्लियर है सबको? चलो फिर हम प्रोसीड कर सकते हैं इसको। ये मैंने आपको बता ही दिया था अ यूनियन टेरिटरी क्यों होगा। अ यूनियन टेरिटरी इसलिए होगा क्योंकि इसका साउंड जो है वो यू का आ रहा है, यू, यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। तो एन यूनियन टेरिटरी नहीं होता बच्चों, अ यूनियन टेरिटरी होता है, अ यूनियन टेरिटरी, अ यूनिवर्सिटी। अगर मैं आपसे बोलता बच्चों अच्छा ईयर के पहले क्या आएगा, ईयर के पहले क्या आएगा, आई के पहले क्या आएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर देने में। बच्चों इसके पहले आएगा एन ईयर। अगर आप सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे द ईयर। सर ऐसे तो फिर ये भी ईयर है, ये ईयर सेम नहीं है। हम कई बार कंफ्यूज होते हैं ये बोलने में भी कि जब हम किसी को विश करते हैं हैप्पी न्यू, तो क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं ये वाला या ईयर बोलते हैं? तो मैंने एक बार पूछा, बच्चे कहते सर ये दोनों सेम ही है। सर आप चाहे तो ईयर बोलो चाहे तो ईयर बोलो, मतलब जो मर्जी बोलो बात वही मतलब निकलेगा, नया कान मुबारक हो। नया कान मुबारक, ऐसा हो सकता है नया कान मुबारक हो? हाँ हो सकता है किसी के नए कान निकलते हो हर वर्ष प्रति वर्ष, इसी प्रकार तुम्हारे कान और निकलें और सुनहरे लंबे चौड़े कान हो पूरे घर बार। क्योंकि हर आदमी सबको बोलता है विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नया कान मुबारक हो, आपके परिवार को भी नया कान मुबारक हो, इस तरह और कान निकलें बड़े बड़े हों उसके बाद। सामने वाला परेशान रहता है, भाई विश यू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मतलब सर ये वाला ईयर का साउंड ये है, यस। तभी अ ईयर ऑफ वॉर लिखते हैं, अ ईयर ऑफ थ्रेट्स, पूरा वर्ष थ्रेट्स, थ्रेट्स से भरा था, धमकियों से भरा था, कहते हैं ना धमकियों से भरा था वर्ष। ठीक है, मतलब ये हमें उच्चारण जो आपने बताया है वो चेक करना है हर बार, उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस फ्रेम होगी। यस, यही मैं कहना चाह रहा था, उच्चारण देखकर ही सेंटेंस फ्रेम होगा। तो आप ये गलती कभी मत करना कि सेंटेंस बिना उच्चारण देखे आपने बना दिया, फ्रेमिंग गलत होगी, आपको बेनिफिट भी कम ही होगा, बेनिफिट भी कम ही होगा बच्चों। ये गलती नहीं करना। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब मैंने आपको जैसे बताया कि देखो यहाँ पे बात चल रही है बच्चों, एन अम्ब्रेला होता है, अ यूनिवर्सिटी होता है, अ यू, ये क्या चीज है यू करके लिखा है सर? सर पहली बात तो ये नहीं पता चला यू लिखा है कि नहीं लिखा है, आपने बोला यू तो पता लग गया, वरना लिखा है ईव। ये ईव नहीं है, ईव अलग होता है, इवनिंग। बच्चे बोलेंगे सर हम तो हमेशा यही बोलते आए ईव ईव, इवनिंग वाला। नहीं नहीं भाई,
यू होता है, यू होता है, यू। फीमेल शीप, भेड़ का बच्चा। फीमेल शीप भी कहते हैं, भेड़ का बच्चा भी कहते हैं इसको, है ना। और ठीक है, ऑनेस्ट मैन सही है, ऑनेस्ट मैन हो सकता है, ऑनेस्ट हो सकता है। सर ऑनेस्ट लिखते हैं तो साउंड ओ का आता है, ओ। ऑनेस्ट, चलो बताता हूँ, एक सेकंड। ओ नेस्ट, ऑनेस्ट ऐसे लिखेंगे, ऑनेस्ट। अ 1 रुपी नोट लिखा है, व का साउंड आया ना, व, वन। साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो ये आपको श्योर करना ही पड़ेगा बच्चों कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आप एन आर्टिकल ना लगाओ, ए आर्टिकल लगता है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। ये गलती बच्चे बहुत करते हैं और मैं देखता हूं उनके मार्क्स भी इसी चक्कर में कट जाते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं रहता, है ना। ध्यान नहीं रहता कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है। अनियन के पहले क्या आएगा सर? अब आप बताओ अनियन के पहले क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में चलो, सारे बताएंगे अनियन के पहले क्या आता है। MLA, MP, FIR, IAS ऑफिसर, HDO, एक्सरे मशीन, LLB, एन आवर, एयर, ऑनेस्ट पर्सन, एयर टू द थ्रोन, एयर इसका साउंड है एयर, ही इज एन एयर। ठीक है, तो सर इसमें अ स्वर है कि व्यंजन है? ये व्यंजन है। अच्छा, इसलिए अ लगेगा, अ एन नहीं लगेगा, एन एयर नहीं होता ना। नहीं नहीं सर, एयर होता है तो ये तो स्वर का साउंड है, व्यंजन कहाँ से हुआ? हाँ 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 सॉरी, एच साइलेंट है एयर में, एच साइलेंट है, हेयर नहीं बोलेंगे, एयर बोलेंगे, इसलिए एन लगेगा। ठीक है, अब समझ आ गया। MLA कैसे बोलोगे? MLA, MLA। अच्छा, MLA मतलब आपने इसमें साउंड जो लगाया है वो वॉवेल का साउंड लगाया है ना। वॉवेल का साउंड आया, तो उसकी वजह से इसका आंसर MLA हो गया। ओके, कोई डाउट नहीं। फिर है ही लॉन्च्ड एन FIR, उसने एक FIR लॉन्च कर दी। ही इज़ एन IS ऑफिसर, ही इज़ एन SDO, वो एक SDO है, उसने एक FIR लॉन्च कर दी। आई हैव एन एक्सरे मशीन, मेरे पास एक एक्सरे मशीन है। शी इज़ एन LLB, शी इज़ एन LLB। ओके, ही इज़ एन हेir टू द थ्रोन, राम इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। यही तरीका है सही सेंटेंस फ्रेम करने का। अगर आप चाहते हैं कि याद रहे, गलती आपसे ना हो, तो आपको ये तरीका ही फॉलो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको पीछे आके यहाँ पे दिखा दूंगा, एग्जाम्पल्स पहले बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज हो रहे हैं। जैसे कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं एन आवर, एन ऑनर, एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो इसमें जितने भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं ये सारे ही स्वर का साउंड देते हैं कि व्यंजन का साउंड देते हैं, ये आपको ध्यान जरूरी है रखना। ऑनरेबल मैन के पहले क्या आ रहा है, ऑनेस्ट मैन के पहले क्या आ रहा है, एन एयर, अ हाउस, एन ऑनरेरियम, अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, अ यंग मैन, अ यू, यू, EWE, अ यू। क्या है? यू पढ़ेंगे इसको, यू, यू। ऐसा लग रहा है कुछ मतलब वैसा साउंड है, मैं किसी कीड़े मकोड़े का साउंड आ रहा है, यू यू करके। यू नहीं बोलना, यू, यू। आप ऐसे यू बोलोगे जब, तो यू थोड़ा सा साउंड आता है, यू, यू, यू। साउंड नहीं आ रहा, यू का साउंड आ रहा है, यू, 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 यू। आप बोल के देखो, यू, यू। एक होता है यू, यू, पर यहाँ यू यू नहीं बोल रहा, यू, 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 यू एंड मी, यू एंड मी। बोल के देखो, यू एंड मी, तो आपका साउंड आ रहा है ऐसे, है ना।
एन ईगल, अ यूरोपियन, यूरोपियन के पहले क्या आ रहा है? यू, फिर से अ, जितने भी यू के साउंड आ रहे हैं उन सबके पहले ए आर्टिकल। साउंड चेक करो, लिखा क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सिटी अगेन यूनिवर्सिटी, यू। यूनिट अगेन यू। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यूनिट इस तरह से, अ यूनियन, एन अम्ब्रेला, अ यूनिक फॉर प्लैनेट, अ यूजफुल बुक, a year, a 1 rupee note, a one-eyed man, an orange, and a forest officer, an MP, a member of parliament. जैसे जैसे लिखोगे वैसे वैसे सेंटेंस आपका फ्रेम होगा। इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि मैंने ये सोचा, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं लगा दूँ, मैं चाहता हूँ वो कर दूँ। ये चाहता के हिसाब से नहीं है, जो आप सोचते हो उसके हिसाब से नहीं है, जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस फ्रेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। ए एन इज यूज फॉर सिंगल काउंटेबल विच मीन विच कैन बी काउंटेड। आई हैव अ पेन, शी हैज अ कार, राम हैज एन अम्ब्रेला, शी इज अ हाउस वाइफ। नॉइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन येट इट टेक्स बिफोर ए आर्टिकल बिफोर इट। डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइस। इसका मतलब है कि आप आवाज मत करो। सेंस है समझाने हेतु कहा जाता है डू नॉट मेक अ नॉइस। अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर सर ऐसा लिखा है डू नॉट मेक अ नॉइस, तो नॉइस कोई काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है, बट इसको मेक अ नॉइस या डू नॉट मेक अ नॉइस को हम फ्रेज के जैसे यूज कर सकते हैं। कैसे? फ्रेज के जैसे। और ऐसे केस में हम इसके पहले आर्टिकल लगाते हैं जब इसको फ्रेज बनाना हो। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। आगे लिखा है इन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स सेंटेंसेज ए एन इज यूज आफ्टर हाउ एंड हाउ, वाई एंड हाउ, व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, व्हाट अ फैबुलस शॉट। तो आपने नाउन बाद में यूज़ करना है, उसके पहले आपने उसकी तारीफ करने के लिए विवरण देना होता है। ऐसे सेंटेंस भी बन जाते हैं। समझ आई बात? कोई डाउट यहाँ तक? हर इन प्लेस ऑफ हर, सॉरी, इन प्लेस ऑफ पर एन आर्टिकल इज यूज। इसके पहले वाला क्वेश्चन का रूल समझ आ गया कि एक्सक्लेमेटरी मार्क ए एन इज यूज आफ्टर वाउ हाउ एंड डिड बिफोर द सिंगुलर काउंट कम्स इन द सेंटेंस व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रिटी गर्ल। यहाँ पर एडजेक्टिव बाद में आया है, मतलब पहले आया नाउन, आया एडजेक्टिव, आया फिर आर्टिकल आ रहा है। जो भी आर्टिकल की बात हो रही है सेंटेंस में उसके लिए। ठीक है, ओके। In place of per, a and is used. This car runs 20 kilometers per liter. जब भी मैंने ये सेंटेंस किसी बच्चे से पूछा है उसका जवाब एक ही रहा है कि सर पर किलोमीटर, पर लीटर इस तरीके से यूज होता है। इसमें कंडीशन ये ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कैसे यूज होता है ये टर्म, पर्टिकुलर टर्म है ना। दिस कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर। आप यहाँ पर एक इंडिविजुअल क्वालिटी बताने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हो। यहाँ पर आप क्या बता रहे हो बच्चों? इंडिविजुअल क्वालिटी बता रहे हो कि दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर एन आवर, दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर एन आवर। समझ आया? तो आप यहाँ पर केवल ये बता रहे हो कि ट्रेन चलती कितने किलोमीटर पर आवर की घंटे की रफ्तार से है, प्रति घंटा उसकी क्या रफ्तार है, ये बताने हेतु यहाँ पर ये वाक्य प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, दिस ट्रेन रन्स एट 70 किलोमीटर्स एन आवर विद अ फ्यू वर्ड्स दैट डिनोट द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स सच एज 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल, एक्सेट्रा। ए आर्टिकल इज अ डजन पेंसिल्स वर बॉट बाय हर। आई हैव 100 पेन्स। अच्छा, खाली ये नहीं बोल सकते आई हैव 100 पेन्स, आई हैव 100 पेन्स। अ डजन पेंसिल्स वर ब्रॉट बाय हर, बॉट बाय हर लिख सकते हो, ब्रॉट बाय हर भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ डजन पेंसिल्स लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि इसका मतलब है दर्जनों पेंसिल्स, दर्जनों पेंसिल्स। ठीक है,
क्लियर है सेंस? आगे, कई बारी ए आर्टिकल फ्रैक्शंस या हाफ फ्रैक्शंस के पहले भी यूज किया जाता है। टू 1/2 मीटर टू अ क्वार्टर मीटर, 2 मीटर टू एंड अ क्वार्टर मीटर। आगे आपने एक्स्ट्रा फ्रैक्शन बताना है, तो अ क्वार्टर मीटर लिखा जाता है। अ हाफ किलो, अ माइल एवरी डे, शी हैज टू रन अ माइल, हाफ अ माइल एवरी डे। रन अ हाफ माइल एवरी डे कहने के बजाय रन हाफ अ माइल एवरी डे। किलो 3.5 किलो लिखा है। 3/1/2 किलो 3.5, 3/1/2 किलो 3 जमा 4.5 किलो। तो ये यहाँ पर कह रहा है उसको जोड़ के कि 2×3=6, 1/7/2, बेटर होगा तुम लिखो 3/1/2 जमा 3 किलो 4 अ हाफ किलो। और यहाँ पे लिखा है शी हैज टू रन अ हाफ माइल एवरी डे। इस तरीके से सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, ये आपको पता रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट है या नहीं? तो आगे बढ़ सकते हैं बस की स्पीड से। If many rather quite such takes a noun after them, a and is used before them, which a very important rule कि many rather quite अगर इनके बाद टेक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का मतलब है many बाथरूम, इसमें लिखा है many bathrooms, है ना? तो ऐसे केस में जहां बच्चों आप लिखते हो many bathrooms, तो फॉर एग्जाम्पल तो क्या ये हो सकता है? सोचो। जैसे यहाँ लिखा many rather quite such takes a singular noun after them, a and is many a citizen rather a pity and impossible foolish of possible task, या फिर many bathrooms हो सकता है, बट many a bathroom होता है। अच्छा, यू मीन टू से सर कि many a के साथ सिंगुलर आता है, many के साथ प्लूरल आता है, यही मतलब है? यही एग्जैक्टली यही मतलब है। इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल का ख्याल रखना पड़ता है। अगर डाउट है तो क्लियर कर लो अभी से। मतलब मैं चाहता हूँ डाउट ना रहे, आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे बेसिकली। ठीक है। इट वॉज सच अ फुलिश डिसीजन, अ फुलिश लिखा है, तो अ फुलिश डिसीजन, अ फुलिश डिसीजन लिखा है, इस तरीके से यूज होने वाला वर्ड है। मतलब बेवकूफ़ी भरा एक निर्णय है, ऐसा निर्णय जो कि काम का नहीं है, किसी मतलब यूजलेस है डिसीजन बेसिकली, ये यहाँ पर सेंस निकलती हुई आ रही है। ओके फाइन, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे लिखा है इन फ्यू फ्रेजेस ए एंड आर यूज्ड, A and are used. Some phrases are in a fix, in a hurry, in a nutshell, make a noise, make a foot, keep a secret, या फिर ऐसे a rules at stone's throw, a short while ago, at lost, take a fancy to, take an interest in, take a liking, take a pity, take a lie, tell a lie। अब ये क्या है? यहाँ बात चल रही है कि ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर आपने ये वर्ड्स लिखे हैं, इनके पहले आपने आर्टिकल ए या फिर अकॉर्डिंगली अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जहाँ पर साउंड आ जाता है वॉवल का, तो उसके पहले आपने एन लगा देना है। मतलब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, ओ माय गॉड ये कैसे आ गया। आ सकता है क्योंकि डिपेंड करता है आपने सेंटेंस कैसे फ्रेम किया है। ठीक है, जैसे नेवर टेल अ लाई, डू नॉट मेक अ नॉइज, 12 इंचेस मेक अ फुट, तो ये आपका अकॉर्डिंगली सेंटेंस बनेगा। आप उसके अकॉर्डिंग आप चेक करके देख लेना कि सेंटेंस आपका सही फ्रेम हुआ है या गलत फ्रेम हुआ है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है ही ऑलवेज, मान लो आपको लिखना है ही ऑलवेज टेल्स लाई, तो आप बोलोगे नहीं सर ही ऑलवेज टेल्स लाई नहीं होता, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई होता है। आपने ऐसे जो होते हैं कि इन अ फ्यू फ्रेज, सेकंड फ्रेज यहाँ पर जिस सेंस में बात चली ना, तो उसके पहले आपको इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटशेल, मेक अ नॉइज, मेक अ फूड,
कीप अ सीक्रेट एज अ रूल एट अ स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस अ शॉर्ट वाइल अगो, इनके पहले आर्टिकल यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों यहाँ तक? फिर आपने कुछ ऐसे केसेस में भी लिखना है, जैसे टू लूज हार्ट, जैसे आप बहुत इमोशनल हो गए। बहुत इमोशनल होना मतलब होता है कि जैसे आप यू ब्रोक योर हार्ट, टू लूज योर हार्ट, मतलब बिल्कुल दिल हारे बैठे हैं, कहते रहे यार क्या हो गया है ना, क्या करूं। तो ये वाला सेंस आ जाता है टू लूज हार्ट वाला। ठीक है, टू सेट फुट, टू गियर, टू गिव ईयर एट होम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू कैच फायर इन हैंड, सेट ऑन फायर बाय कार बाय बस, लास्ट एट लास्ट बाय मिस्टेक, इन डेंजर, टू टेक हार्ट। इनके पहले भी कुछ फ्रेजेस ये यूज हैं जहाँ पर ए एन का यूज़ होता है, वो फ्रेजेस हैं, तो फ्रेजेस के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना। वहाँ पर ये डाउट मत करना कि भाई ये कैसे आ गया। ठीक है, कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? आई एम एट होम, द हाउस वॉज सेट ऑन फायर, द कॉल आई गो टू कॉलेज बाय बस, कैसे यूज किया जाता है। अब मैं आपको क्या नाम है कि डेफिनेट आर्टिकल की तरफ ले चलूंगा, पर मैं चाहता हूं कि बच्चों पहले हम यहाँ पर कवर करें क्या, कुछ रूल्स कवर करें। बेसिक बेसिक रूल्स कवर करें जो कि ये शो करते होंगे कि कोई सेंटेंस जब फ्रेम होता है, जब कोई सेंटेंस फ्रेम किया जाता है बच्चों, तो उसके फॉर्मेशन में कुछ बेसिक चेंजेस होते हैं जो नाउन पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको उन बेसिक चेंजेस को कैसे समझना है। देखो, आप पहले बहुत बेसिक सी बात समझो बच्चों। क्या होता है कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। कई बार बच्चे क्लास में आकर ये पूछते हैं कि सर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगता, और कंडीशन क्या है कि उसको गलत ट्रीट कर लिया जाता है, या कह लो कि सर और कोई कंडीशन ऐसी होती है जो हमने चेंज करनी होती है। इस तरह की बातचीत बच्चे करते होते हैं, आपने भी सुना होगा कई बारी उनके डाउट्स हैं। उनको उनको ज़्यादा मैं हाईलाइट इसलिए नहीं करता क्योंकि चलो डाउट है, बच्चे का डाउट कैसे भी हो सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग पूछता है। पर आप समझो इस बात को कि आप किस चीज़ की बात करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक वर्ड लेता हूँ मनी। सबको पता है जो मनी वर्ड होता है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मनी काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। कौन बताएगा ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? जैसे मनी शब्द को अगर आप गिन सकते तो वो काउंटेबल है, अगर मनी शब्द को नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल। पर बच्चों यही समझ नहीं आता कि हम इसको गिन सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बोलता हूँ, क्या हम ऐसा बोलते हैं, टुडे आई हैव वन मनी बट शी हैज थ्री मनीज। तो आप बोलोगे शी हैज थ्री मनीज, ये क्या चीज़ है? आई हैव वन मनी बट शी हैज थ्री मनीज, ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आपको अब ये पता लग रहा है यहाँ पर कि थ्री मनी, मोनी मोनी करके क्या लिखा हुआ आपने? कोई मोना मोनी थोड़े ना है कि आपने यार मनी लिख दिया, वन मनी टू मनी। सर इसलिए शायद नहीं होता हो क्योंकि मनी इज नॉट अ करेंसी, इज नॉट अ करेंसी। यस, यही बात है जो आपको समझनी है। मनी वर्ड इज नॉट अ करेंसी। देन सर मनी वर्ड का क्या मतलब होता है? देखो, मनी शब्द का मतलब बच्चों होता है धन। धन में अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो आप भी चौंक जाएंगे कि धन शब्द का मतलब संपत्ति भी होता है, संपत्ति भी होता है। धन शब्द में आपके जेवर भी आते हैं। धन शब्द में आपकी जो ख्याति है वो भी आती है। ख्याति जानते हैं, गुडविल। धन धन शब्द में आपकी बच्चों जो भी आपने कमाया है, मतलब दौलत, दौलत के साथ साथ शोहरत। डिपेंड करता है शोहरत आपने कमाई है या आपने कुरीति कमाई है, क्या कमाई है, डिपेंड करता है। तो धन मतलब, अच्छा आप कहना चाह रहे हैं जो करेंसी है, करेंसी में आता है रुपीज या कॉइन्स। हाँ,
रुपीज या कॉइन्स करेंसी में आता है और वो गिना जा सकता है। करेंसी में आता है रुपीज या कॉइन्स, उसको आप गिन सकते हो, बट नॉट द धन। ठीक है, अब समझ आया। इसीलिए मनी का प्लूरल नहीं बनता। यस, इसीलिए मनी का प्लूरल बनता। तो आप मनी वर्ड को काउंट नहीं कर सकते। इट इज ऑलवेज ट्रीटेड टू बी, इट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। मनी को हमेशा बच्चों क्या काउंट करते हैं? अनकाउंटेबल मानते हैं, इसलिए कभी इसको काउंटेबल नहीं मानना, वरना आपका क्वेश्चन भी गलत होगा और सेंस भी नहीं आएगी इसकी। ठीक, यहां तक किसी को डाउट आया हो तो बता सकता है। नो डाउट। चलो, अब मैं आपको आगे बता देता हूं। देखो, यहां पर कुछ वर्ड यूज हुए हैं: एडवाइस, एकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिस्चिफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस। जितने भी वर्ड्स हैं इन सब को आप देखो, इनका नो प्लूरल का रूल आता है। ये सभी अनकाउंटेबल होते हैं, पर ऐसे वर्ड्स के लिए आप एक्स्ट्रा एडजेक्टिव लगाकर अ पीस ऑफ एडवाइस जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब समझ आया कि इनके पहले आप डायरेक्ट आर्टिकल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले आपको कुछ एडजेक्टिव ऐड करके उसको काउंटेबल बनाना पड़ता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझना चाहिए था, और आप समझ भी गए होंगे। ऐसा नहीं कि समझना चाहिए था, समझ नहीं रहे, समझ भी रहे हैं बच्चे, पर इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट जस्ट सिंपली इग्नोर, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि क्या है और कैसे इसका फॉर्मेशन हो गया सेंटेंस में, है ना? क्लियर है? आप ब्रेड का प्लूरल बना के देखो, ब्रेड का प्लूरल नहीं बनेगा। स्टेशनरी वर्ड का प्लूरल बनाओ, नो। अ पीस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, इसको अ लोफ ऑफ ब्रेड कहते हैं वैसे तो, अ लोफ ऑफ ब्रेड। जो एक ब्रेड का टुकड़ा रहेगा, ठीक है, जो ब्रेड का टुकड़ा है बच्चों, उसको बोलते हैं लोफ। अ लोफ ऑफ, LOAF, लोफ ऑफ ब्रेड। आप उसको लोफ ऑफ ब्रेड के जैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। तो डू नॉट मेक प्लूरल ऑफ इट, कि आपने सोचा कि चलो ब्रेड्स लिख देता हूं और सेंटेंस मेरा करेक्ट हो जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट राइट। ठीक है? एनी डाउट, एनी कंडीशन, कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, लेट्स प्रोसीड। आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, द किंग वाज वेरी काइंड, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वाज वेरी पुअर, ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। इस सेंटेंस में आर्टिकल यूज हुआ है क्या? यस, हुआ है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, the king was very kind. Now you are saying the king was very kind. Why? Because you are repeating that word king. अगर किसी सेंटेंस में वो रिपीट हो जाता है कॉमन नाउन, पहली बार आता है, फर्स्ट टाइम आता है बच्चों, तो फर्स्ट टाइम के पहले आपको इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ता है। और अगर वो रिपीट हो जाता है तो उसके पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ता है, रिपीट होने के पहले, डेफिनेट आर्टिकल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल इफ दैट वर्ड रिपीट्स इन द सेंटेंस। देखो यहाँ पे लिखा है, in the first sentence a king is introduced, in the second sentence we have become familiar with the character king, hence that the comes before the king. In the third sentence an old man is introduced, in the fourth sentence we have become familiar with the character old man, the comes old man. There was a very kind, one day he met an old man, the old man was very poor. इसी तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग होती है, कहलाती है कि जब वो वर्ड रिपीट हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। अब किसी को भी इस वाले पॉइंट पर डाउट हो तो वो पूछ सकता है कि कैसे आया, क्यों आया, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।
बाकी द मैन इन वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर, इसमें आप ये कह सकते थे कि सर आपने इसमें तो रिपीट किया नहीं, फिर आपने द मैन क्यों लिखा? ये इसलिए द मैन लिखा क्योंकि आप पहले से ही दर्शा रहे हैं वो व्यक्ति, वो व्यक्ति तो डेफिनेट हुआ ना बच्चों? वो व्यक्ति डेफिनेट हुआ, वो व्यक्ति डेफिनेट हुआ जिसको आप यहां पर कह रहे हैं क्या कि जो फिक्स है। डेफिनेट मतलब कि पहले से आप दर्शा रहे हैं द मैन इन द वाइट शर्ट, द मैन इन द वाइट शर्ट इज माई ब्रदर, तो आप इसमें बताना चाह रहे हैं उसी व्यक्ति के बारे में जो पहले से मैंशनड है। ठीक है, फिर आप बोल रहे हैं द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर, वो व्यक्ति जो गेट के पास खड़ा है वो मेरा भाई है। तो द आर्टिकल यहाँ पर, द आर्टिकल उसको निश्चित चीज को दर्शाएगा, उस निश्चित चीज को दर्शाने के लिए ही द आर्टिकल सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। अब बताओ मुझे, यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो कि कैसे आया, क्यों आया, क्या कंडीशन है, वगैरह वगैरह, जो भी आपका डाउट है आप यहां तक का पूछ सकते हो। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसकी सेकंड कंडीशन को कवर करने के लिए। अब देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सर यहाँ तक आपने हमें बता दिया, ठीक है, समझ गया कि एक आर्टिकल है कि वो पहली बार आया, फिर आर्टिकल रिपीट हुआ, आपने उसके अकॉर्डिंगली द आर्टिकल लगा दिया और सेंटेंस को फ्रेम कर लिया। पहले वाले सेंटेंस में आपने बोला कि नहीं, एक नया आर्टिकल आता है और नए आर्टिकल के साथ हम वो फ्रेमिंग चेक करते हैं और फिर वो सेंटेंस बना लेते हैं, मतलब उससे हमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होती कि कैसे सेंटेंस बनाया है या क्या कंडीशन अप्लाई करी है। पर मैं आपको बताता एक बात ज़रूर हूँ हमेशा कि आप सेंटेंस को बनाते समय ध्यान ज़रूर रखें कि क्या फ्रेमिंग हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सेंटेंस गलत फ्रेम हो जाए। एरर, अच्छा, जब एरर निकालने की बारी आती है तो एरर निकालते समय बच्चे केवल क्या है, रूल्स पढ़ के जाते हैं या फिर रूल्स वगैरह ही रटे कह लो, या कह लो कि बस उन्होंने रूल्स ही पढ़ रखे हैं तो उनको लगता है कि बस एरर निकालनी है तो हमें रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, और कैसे भी एनी हाउ वो चाहते हैं कैसे भी वो रूल्स अप्लाई हो जाए, उनका आंसर आ जाए कैसे भी। ऐसे नहीं, आपको अगर समझ है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, इफ़ यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता है कि भाई ये रीज़न है, जैसे इतनी इत्मीनान से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे सेंटेंस फ्रेम होता है, सेंटेंस में गलती कैसे बनती है, क्या चीज़ उसको चेंज करोगे तो सेंटेंस में गलती मानी जाएगी वरना सेंटेंस करेक्ट मान लिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है आप में एक समझ पैदा होगी बच्चों, आपके अंदर एक समझ जागेगी और आपको वो हेल्प करेगा कि ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, एंड विल ऑल्सो बी स्कोरिंग गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स लाना कोई जादू नहीं है, अच्छे मार्क्स लाना कोई जादू नहीं है बच्चों। अच्छे मार्क्स लाना इज लाइक कि आपने कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है, आपने कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है, कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है, उसके बाद ही जाके आपका कोई फ्रेम तैयार होता है। मतलब फ्रेम तैयार होता है बोले तो कि कोई भी एक एक कंडीशन बनती है प्रॉपर कि ये एडमिसिबल है, दिस इज एडमिसिबल, दिस इज एक्सेप्टेबल, एंड दिस इज हाउ इट गोज फाइन। तो यू शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर कि हाँ, कभी भी अगर हम बनाएंगे तो इसी तरीके से फ्रेमिंग करेंगे, इसी तरीके से कंडीशन को फॉलो भी करना है हमें। कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नथिंग, नो इश्यूज, फिर प्रोसीड कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बढ़िया सी चीज़ें दिखाता हूँ। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी नोन टू बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर, द आर्टिकल इज यूज्ड। तो ये रूल नंबर 1 है, आप इसको नोट कर सकते हैं। पहले रूल हमने और भी लिखे हैं बट ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन टू बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर इट। काइंडली रिटर्न द बुक, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट दैट आई गिव यू। क्या मतलब है सर, बताना जरा। काइंडली रिटर्न द बुक क्यों लिखा है आपने, दैट आई गेव यू क्यों लिख रहे हो आप? क्योंकि जब आपने बताया जो मैंने तुम्हें दी थी, जो मैंने तुम्हें दी थी, इसका क्या मतलब है कि वही बुक चाहिए जो मैंने तुम्हें दी थी। एक तो होता है कि तुम मुझे कोई बुक दो, आई वॉन्ट अ बुक, तुमने नॉर्मली बोला आई वॉन्ट अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए, आई वॉन्ट अ बुक।
तो मुझे कोई बुक दे दो, ये नहीं कह रहे हो मुझे वही बुक चाहिए जो मैंने तुम्हें दी थी। ये एक थोड़ा स्पेसिफिक स्टेटमेंट हुआ, ये आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। यहाँ पर जब आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उस केस में स्पेशली आपको द आर्टिकल लगाना पड़ता है। काइंडली रिटर्न द बुक। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट इन द रूम। कैन यू टर्न ऑफ अ लाइट कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। कैन यू, इसीलिए कहा जाता है टर्न ऑफ द लाइट। हमेशा याद रखना कैन यू टर्न ऑफ द लाइट ये लिखा इसीलिए जाता है बच्चों क्योंकि इससे पता लगता है कि आप किसी स्पेसिफिक लाइट की बात कर रहे हो। आप ऐसे नहीं बोल रहे हो कि कोई भी जाओ लाइट बंद कर दो, जाओ कोई भी लाइट बंद कर दो, कोई भी लाइट बंद कर दो। कभी सेंटेंस बन सकता है ऐसा? ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी लाइट बंद कर दो? मतलब सेंस भी नहीं बन रही बच्चों। आप खुद सोचो, कोई भी लाइट बंद कर दो या कुछ भी बंद कर दो, है ना। ये कह भी रहे हैं यहाँ पर, इफ एन आर्टिकल कम्स बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन इट कैन रिप्रेजेंट द एंटायर स्पेशीज। इफ एन आर्टिकल कम्स बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन इट कैन रिप्रेजेंट एंटायर स्पेशीज। कैसे एंटायर स्पेशीज को कैसे शो करेगा? अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो आप यहाँ पर अ डॉग जब लिख रहे हैं तो किसको? सारे कुत्तों को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक कुत्ता सारे कुत्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोई बहुत खास कुत्ता रहा होगा जिसको पूरी कुत्ता कम्युनिटी का लीडर बनाया। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल का मतलब हुआ कुत्ता जो है वो एक वफादार जानवर होता है। मैन डज नॉट कम अंडर दिस रूल बिकॉज वर्ड मैन मीन्स अ ह्यूमन बीइंग, है ना। मैन इज मॉर्टल, इसमें ऐसी कंडीशन नहीं लागू होती। कुत्ता एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है पर मैन का मतलब ये नहीं है। जब मैन इज मॉर्टल बोलते हैं ये नहीं कि वुमेन जो है वो इमॉर्टल है, वो नहीं मरेगी, महिला नहीं मरेगी, पुरुष मर जाएगा। मैन इज मॉर्टल का मतलब सबको ही मरेगा। अच्छा, एक कॉमन सेंस लिया जाता है। एग्जैक्टली कॉमन सेंस लिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज जो मैंने आपको यहाँ पर रूल बताया, ये आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हम आगे अपना पार्ट 2 कवर करेंगे और पार्ट 2 को देखना मत भूलिएगा आर्टिकल का, जहाँ पर आपको बाकी की चीज़ें बताई जाएंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।